वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसने करप्शन को जीरो लेवल पे खत्म करने की कोशिश की है और इंशाल्लाह फ्यूचर में ऐसा ही होगा अगर ये सिस्टम बरकरार रहा। मोदी जी ने वैसे तो बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की हैं, मगर एक स्कीम ऐसी है जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी, जो कि करप्शन को जीरो लेवल पे खत्म करने के लिए आई थिंक काफी है अगर इम्प्लीमेंट की जाए बहुत अच्छे तरीके से। क्या है कि पहले अगर किसी गरीब को गवर्नमेंट कुछ मदद करती थी, तो मान लो अगर कोई बंदा गरीब है, उसको 70,000 रुपए गवर्नमेंट मदद करती है, तो बंदे तक पहुंचते पहुंचते वो 30,000 रुपए बंदे को पहुंचते थे। बीच में जो करप्ट ऑफिसर्स होते थे वगैरह, वो लोग अपना हिस्सा भी निकाल लेते थे। कोई ब्लॉक लेवल ऑफिसर थे, वो अपना हिस्सा निकाल लेते थे। 70,000 में से 30,000 रुपए हार्डली बंदे तक पहुंचते थे। तो अब मोदी जी ने जो सिस्टम लॉन्च किया है, उसके थ्रू क्या है कि जितना पैसा है डायरेक्ट अकाउंट में ही चला जाएगा किसी भी बंदे के, अगर गवर्नमेंट किसी की मदद करना चाहती है तो बीच में से इस पैसे को निकालने की कोई भी कोशिश नहीं कर सकता है। दैट इज इम्पॉसिबल। सो इसी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। दरअसल ये एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है जिसको कि ई-रुपी कहते हैं, सीबीडीसी भी कहते हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। हाल ही में लॉन्च हुई है 2 अगस्त 2021 को। 2 अगस्त 2021 को मोदी जी ने दरअसल इसका मतलब पहले इसका प्रपोजल जो था 2017 में डाला गया था, लेकिन 2021 में इसको इंप्लीमेंट किया गया था। 2021 में इसको अब 21 से लेकर 22 और 24 2 साल हो गए, लेकिन ये इंप्लीमेंट है। फिलहाल कुछ ही डिपार्टमेंट इसके अंडर आ रहे हैं, लेकिन जो ये स्कीम है, आज इसी स्कीम के बारे में मैं बात करने की कोशिश करूंगा। बहुत ही अच्छी स्कीम है, इससे करप्शन जीरो लेवल पे खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर इसको अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाएगा। दरअसल ये क्या है कि देखिए, हम अगर इंडिया में पेमेटिस की बात करें तो पेमेटिस में ई-रुपी जो इन्होंने नया कंसेप्ट दिया है, ई-रुपी। दूसरा हमारे पास होता है यूपीआई। यूपीआई जो 2016 से चला जा रहा है, लेकिन ई-रुपी इन्होंने 2021 में स्टार्ट किया है। यूपीआई और ई-रुपी दोनों को संभालने के लिए एनपीसीआई है, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इन दोनों को संभालता यही है। इसी के अंडर, एनपीसीआई के अंडर ही ई-रुपी भी और यूपीआई भी आता है। ठीक है, ये इसलिए इसको अम्ब्रेला बोलते हैं, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो यूपीआई को भी हैंडल करता है और ई-रुपी को भी यही हैंडल करेगा। दरअसल ई-रुपी कंसेप्ट क्या है, आज इसी के बारे में बात करेंगे हम। अब पहले गवर्नमेंट क्या करती थी, अगर किसी को गवर्नमेंट मदद करने की कोशिश करती थी, मान लो कोई बंदा बीमार है, उसको कुछ प्रॉब्लम है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि उसकी मैं मदद करूं, तो बहुत ज्यादा क्रिटिकल बीमार है, तो गवर्नमेंट उसके अकाउंट में 1 लाख रुपए डालती थी। तो वो क्या होता था कि वो 1 लाख रुपए उस बंदे तक नहीं पहुंचता था। बीच में से बहुत सारे लोग अपना अपना हिस्सा उठा लेते थे। बड़े बड़े ऑफिसर किसी गरीब को लूटते लूटते उस गरीब तक, बेचारे तक ओनली 40,000 तक पहुंचता था। तो अब गवर्नमेंट ने क्या काम स्टार्ट किया है कि जिसको भी वो मदद करने की कोशिश करेगी, वो 2 सूरत में करेगी। एक तो वो क्यूआर में मदद भेजेगी, दूसरा एसएमएस में। क्यूआर का मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स, ठीक है, और एसएमएस का मतलब होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। क्या है कि अगर किसी बंदे की गवर्नमेंट मदद करने की कोशिश करती है, तो गवर्नमेंट एसएमएस भेजती है उसके फोन पे, शॉर्ट मैसेज सर्विस, या तो भेजती है क्यूआर एक कोड होता है, वो कोड दिखाना पड़ता है। एक कोड देखो, एनपीसीआई क्या करती है, 3 कोड बनाती है। एक कोड देती है क्यूआर कोड हेल्थ वालों को, यानी कि हॉस्पिटल वालों को। दूसरा क्यूआर देती है उस बंदे को जिसको हेल्प की जरूरत है। ठीक है, दूसरा क्यूआर कोड इसके पास चला गया, और तीसरा क्यूआर कोड सीआई अपने पास खुद से रखती है। क्यों रखती है? आप तीनों क्यूआर के बारे में बात करें। देखो, ये एक ऐसी ई-रुपी एक ऐसी स्कीम है जो उसी को दी जाएगी और जिस पर्पस के लिए दी जाएगी उसी पर्पस के लिए वो यूज कर पाएगा। लाइक दिस कि 3 क्यूआर एनपीसीआई ने भेज दिए। एक क्यूआर एनपीसीआई अपने पास रखेगी, एक क्यूआर एनपीसीआई एक इंडिविजुअल को देगी, ठीक है ना। एक क्यूआर
एनपीसीआई हेल्थ डिपार्टमेंट को देगी कि अब ये बंदा जो है ये अपना क्यूआर लेकर जाएगा हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल वालों को क्यूआर दिखाएगा। जब हॉस्पिटल वाले क्यूआर को स्कैन करेंगे तो उसमें जो गवर्नमेंट ने मदद दी होगी 1,00,000 रुपए, 70,000 रुपए, जितनी भी गवर्नमेंट ने मदद की है इस क्यूआर में जितना पैसा भेजा है, तो हॉस्पिटल वाले जब उसको स्कैन करेंगे तो वो पैसा निकल जाएगा। ठीक है। अब इंसान का दिमाग तो फतूरी होता है, वो क्या करने की कोशिश करता है, बंदे ने अगर हेल्प ली है किसमें, मान लो हेल्थ में, कि मैं बीमार हूं मुझे कुछ पैसा चाहिए, गवर्नमेंट ने क्यूआर भेजा है मगर हेल्थ पर्पस के लिए कि ये मतलब ठीक हो जाए, इसकी जो बीमारी है वो सॉल्व हो जाए। अब बंदा क्या करता है कि सोचता है कि नहीं चलो मैं तो ठीक हो गया हूं, अब मैं ये क्यूआर कोड जो है ये मैं किसी और जगह लेता हूं और वहां पे स्कैन करता हूं, जो पैसे निकलेंगे वो मैं जेब में रखूंगा। लेकिन क्या होता है कि अगर ये हेल्थ डिपार्टमेंट के बिना किसी और जगह शॉपिंग मॉल पे चला गया, शॉपिंग की, बड़े अच्छे से कपड़े वगैरह लिए, अब वहां पे ये बोलता है चलो मेरे पास ये क्यूआर है, इस क्यूआर में 1,00,000 रुपए है, आप स्कैन करो और पैसे निकाल दो। अब जब मॉल वाले या जहां पे शॉपिंग की है वो लोग अपना स्कैन करने की कोशिश करेंगे स्कैनर से, तो वहां पे इसका वो पैसा नहीं निकलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने दिया है फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। ई रुपी इसको बोलते ही हैं फॉर स्पेसिफिक पर्सन एंड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। एक स्पेसिफिक पर्सन को ही दिया जाएगा और स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही दिया जाएगा। मान लो गवर्नमेंट किसानों की मदद करना चाहती है तो किसानों को क्या करेगी, किसानों को एक क्यूआर भेजेगी किसी भी किसान को। अब किसान क्या चाहता है, मैं इससे फर्टिलाइजर्स खरीदूं। फर्टिलाइजर्स किसान खरीदता है, जब जाता है तो वहां उस कंपनी को दिया जाता है एक क्यूआर ऑलरेडी बना होता है उनके पास। वो जब स्कैन करते हैं, जब दोनों क्यूआर मिल जाते हैं, स्कैनर उनका जो होता है वो इस क्यूआर को स्कैन कर लेता है, तो वो जो किसान होता है उसको फर्टिलाइजर्स दिए जाएंगे, क्योंकि उसके क्यूआर में पैसे उसी के लिए ही रखे गए थे। अब किसान कहता है कि नहीं चलो मैं ये क्यूआर में जो मेरे पैसे गवर्नमेंट ने मेरी मदद की है ये मैं किसी और जगह लगाने की कोशिश करूं, तो किसी भी और जगह इसको स्कैन करेंगे पैसा नहीं निकलेगा। सो दैट इज वाई इसको बोलते हैं फॉर स्पेसिफिक पर्सन, उसी इंसान के लिए जिसको देना है उसी को पहुंचेगा क्यूआर, एंड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, जिस काम के लिए दिया जाएगा पैसा उसी काम में लगेगा, किसी और काम में हम इस पैसे को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फ्यूचर में अभी फिलहाल कुछ ही बैंक्स को इन्होंने HDFC, ICICI बैंक को इन्होंने अंडर लिया हुआ है, अभी बहुत सारे फ्यूचर में बैंक्स को और ये कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि माँ को बेटा बोलेगा मम्मा मुझे कुछ पैसे चाहिए बुक्स के लिए, लेकिन वो पैसा बुक्स के लिए नहीं लेना चाहता होगा, वो खुद के लिए लेना चाहता होगा, लेकिन माँ क्या करेगी, एक क्यूआर देगी, बेटा ये लो बुक्स के लिए। तो वो बेटा अगर फजूल खर्ची करने की भी कोशिश करेगा ना तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्यूआर सिर्फ बुक्स के लिए दिया गया था। सो फ्यूचर में भी हमारा फ्यूचर बड़ा सिक्योर दिखता है इससे, जो ये ई रुपी का कॉन्सेप्ट है। और अभी हाल ही में ये कुछ डिपार्टमेंट इसके कवर आ रहे हैं, तो आस्ता आस्ता जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा आई थिंक करप्शन जो है वो 0 लेवल पे खत्म हो जाएगी। जो बहुत सारे करप्ट ऑफिसर्स गरीबों का पैसा खाते हैं अब नहीं खा पाएंगे। तो खैर ये तो थी ई रुपी। अब ई रुपी में SMS के थ्रू भी पैसा भेजा जाता है। क्यूआर का तो पता चल गया, अगर किसी के पास बड़ी फोन है तो क्या है कि उसमें क्यूआर आएगा, आपका एक कोड आएगा, उस कोड को आपको दिखाना होगा और वहां से आप पैसा अपना रिसीव कर सकते हो। लेकिन SMS में क्या होगा, SMS सिंपली अगर किसी के पास छोटे फोन है जिनको क्यूआर नहीं आ सकता है तो उनको क्या होगी, एक SMS भेजी जाएगी, वो SMS उनको दिखानी पड़ेगी उसी डिपार्टमेंट को जहां से उनको पैसा वसूल करना है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला, अगर कोई हेल्थ के लिए मजबूर है, प्रॉब्लम है, बीमार है, गवर्नमेंट उसको हेल्थ के लिए मदद करती है, तो हेल्थ डिपार्टमेंट वालों को वो SMS दिखानी है, तो हेल्थ वाले उसका पैसा उसको दे देंगे। अब ई रुपी में कुछ चीजें मिथ्स ऐसी हैं कि हम क्या ई रुपी के लिए कोई एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं? नहीं, ई रुपी के लिए कोई एप्लीकेशन नहीं है। इसकी जो लिमिट है 10,000 से 1,00,000 रुपए तक इसकी लिमिट रहती है, यानी कि क्यूआर जो होता है वो 10,000 का भी होता है और 1,00,000 का भी होता है। 1,00,000 तक हम भेज सकते हैं क्यूआर में कोड, ठीक है। यानी कि अब देखो कितने अच्छे से इन्होंने सारा कुछ मेंटेन किया है। अगर कोई बंदा
फजूल खर्ची करने की कोशिश करता है। मान लो गवर्नमेंट किसी की मदद करती है, लेकिन वो उस पैसे को फजूल करता है, फजूल खर्ची में लगाता है, लेकिन नहीं लगा पाएगा। इसलिए गवर्नमेंट ने सब पे रिस्ट्रिक्शंस रखी है। एक स्पेसिफिक पर्सन पे भी रिस्ट्रिक्शन है कि जिस काम के लिए दिया है पैसा, भाई उसी काम के लिए यूज करो, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं, अगर जिस डिपार्टमेंट से उसको हेल्प चाहिए उस डिपार्टमेंट को भी एक क्यूआर दिया होता है, एक स्कैनर, वहां पे वो स्कैन करते हैं तो पैसा उसी को निकलता है। अगर बाय द वे मैंने पहले बोला था कि 3 ये क्यूआर बनाता है, एनपीसीआई जो होता है वो 3 क्यूआर बनाता है। एक क्यूआर देता है बंदे को जिसको हेल्प की जरूरत है, एक क्यूआर देता है उसी डिपार्टमेंट को जिस डिपार्टमेंट में उसको हेल्प की जरूरत है, तीसरा क्यूआर खुद के पास रखता है। खुद के पास क्यों रखता है कि कभी कभार ऐसा हो कि मैं मान लो मुझे कुछ प्रॉब्लम है और मुझे हेल्प के लिए कुछ पैसा चाहिए, तो मुझे गवर्नमेंट मदद करती है, एक क्यूआर भेजती है, ठीक है। क्यूआर कोड जब मेरे पास आता है, मैं उसको लेके हॉस्पिटल में जाता हूँ, हॉस्पिटल वाले स्कैन करते तो स्कैन नहीं होता है, तो समझो एक इशू तो क्रिएट हो गया ना कि मैं सही पर्पज के लिए स्पेसिफिक पर्सन भी था, लेकिन स्कैन तो हो नहीं रहा है। इसके लिए फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, फिर एनपीसीआई तीसरा जो क्यूआर है उसको मिलाने की कोशिश करेगा और वहां से मसला सॉर्ट आउट हो जाएगा। क्यूआर में कितने आसानी के साथ एक गरीब इंसान की मदद की जाती है। सो आई थिंक कि आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।